दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार, इंडियन नेवी का वेटरन, आपके समक्ष जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरीके से वीज़ा फ़ी को बढ़ाया है $1 लाख से। इसका मतलब $1 लाख का मतलब है करीब करीब 88 लाख इंडियन करेंसी में H1B वीज़ा वालों के लिए। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है कि किसके लिए ये किया गया है, किस पे लागू होगा, कौन सी डेट से लागू होगा, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या उनकी डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं जो यूएसए में वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, या ये जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसमें कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, या इसमें यूएसए का जो एक तरीके से डेट का रीपेमेंट की जो प्रॉब्लम यूएस में आ रही है, क्या वो है इसके पीछे, या फिर जो टेक कंपनीज हैं वो टेक कंपनीज अब ये चाहती हैं कि जो है H1B वीज़ा पर जो नए लोग हैं वो ना आए। कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा इससे, H1B वीज़ा की जो फ़ी बढ़ाई गई है, क्योंकि पहले कुल $6,000 होती थी और अब ये $1 लाख जो है ना कर दी गई है। तो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, किस देश के युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इससे प्रभावित होंगे, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में एक के बाद एक हम देखेंगे। या ये एक टेक कंपनीज का एक ग्लोबल सप्लाई चेन में इस तरीके से देखना है कि शायद अब आईटी या कोडिंग या सॉफ्टवेयर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई ने उन चीज़ों को रिप्लेस कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या वो हमारे दरवाजे पर एक तरीके से दस्तक दे रही है, या क्वांटम एआई का पदार्पण किस तरीके से होगा। तो इन सभी चीज़ों का आप वीडियो के लास्ट तक जो है ना बने रहिए। आपके जो सवाल मैंने उठाए उन सभी के जवाब दिए जाएंगे। और यदि आपने वीडियो को लाइक किया है तो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को कमांडर स्ट्राइक को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ यूएसए ने H1B वीज़ा, जो एक तरीके से जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो भी यूएस में आता है उनके ऊपर ये वीज़ा फ़ी को बढ़ाया, और इसकी इफ़ेक्टिव डेट है 21 सितंबर 2025 से ये लागू हो जाएगा। जैसे ही रात को 12 बजेंगे यूएस टाइम से तो लागू हो जाएगा। तो शुरू शुरू में ये था कि ये सभी के ऊपर लागू है, तो काफ़ी पैनिक हुआ सभी लोगों को जो H1B वीज़ा में यूएस के अंदर रह रहे थे और जो छुट्टी पे अपने अपने देशों में गए हुए थे, कि उनको वापस आना पड़ेगा, जो ऑलरेडी वहाँ H1B वीज़ा पर हैं, या ये नए लोगों के ऊपर लगाया गया है, या फिर जो वीज़ा को रिन्यूअल किया जाता है 3 साल के बाद में, क्या उस पर लगाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक क्लैरिफिकेशन तो बहुत ही जल्दी से आया, क्योंकि जब टेक कंपनीज ने काफ़ी पैनिक किया और उन्होंने जो है ना ईमेल पे और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ना अभी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को जो छुट्टी पर थे उन सभी को सूचित करना शुरू करा कि वो अपने देश से या जहां दूसरे देशों में कहीं पे भी हैं यूएस के बाहर, वो तुरंत से तुरंत 21 सितंबर से पहले वो देश में आ जाएं। लेकिन बाद में जो है ना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन हुआ, व्हाइट हाउस से एक क्लैरिफिकेशन हुआ कि ये सिर्फ जो वीज़ा फ़ी बढ़ाई गई है ये सिर्फ न्यू इनकम्बेंट्स के लिए है, जो अब नए लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये एक तो क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये सिर्फ नए लोगों के लिए, जिनके पास में वो किसी भी देश के रहने वाले जो यूएस में हैं, जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है और वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर पहले ही रेट रहेगा। ये $1 लाख की फीस उनके लिए नहीं बढ़ाई गई है,
और ना ही रिन्यूअल के लिए जो है, जिनके पास में H1B वीज़ा है और वो 3 साल के बाद रिन्यूअल करेंगे तो उस पर भी नहीं लगेगा, या जो रिन्यूअल के बाद में ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे उनके ऊपर भी नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं कि किस देश से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट या नए न्यू टेक स्टूडेंट्स जो है ना वो वहाँ पर भारतवर्ष में आते थे। तो जितने भी हैं करीब 71% जो है ना वो भारत से जाते थे H1B वीज़ा में एवरी ईयर, और 17% के आसपास चाइना से, और बाकी 5-6% और ये वो और दूसरे कंट्रीज से आते थे। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि इंडिया के जो टेक स्टूडेंट्स H1B वीज़ा में, या सभी जो वहाँ पर यूएस में जाना चाहते थे, और उसमें काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी हैप्टी फी या इस तरीके से वो यूएस में आते हैं, तो अब किस तरीके से आएंगे उनके लिए जो परिवार ऑलरेडी वहाँ की जो फी स्ट्रक्चर है उसमें ऑलरेडी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ओवर देयर, उसमें उनका खर्चा था, तो क्या वो दे पाएंगे इसको? 88 लाख का जो एक बर्डन आया। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर एक तो अमेरिकन कंपनीज हैं जो टेक कंपनीज हैं, उसमें आप गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, मेटा ले लो, अल्फ़ाबेट ले लो, या फिर आप एप्पल ले लो, बहुत ही सारी ऐसी यूएस की कंपनीज हैं। क्या जो भारतवर्ष के सबसे ज़्यादा भारतवर्ष के जो H1B वीज़ा लोग पे आते थे वो सबसे ज़्यादा उनको एम्प्लॉय करते थे, तो उन पे बिल्कुल एकदम से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो जिस सैलरी में उनको रखते थे तो वो अब शायद जो सैलरी प्रदान कर रहे थे नए नए जो इनकम्बेंट होते हैं उनको H1B वीज़ा पर जो यूएस में आ रहे थे, वो शायद वो सैलरी उनको नहीं दे पाएंगे। और यहीं पर आता है एक राज, क्योंकि जो है ना ये क्यों पॉलिसी लाई गई। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ना वहाँ के जो टेक कंपनीज थी उनके साथ में डिस्कशन किया हो, क्योंकि उनको अभी कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर वो ये डिस्कशन हुआ है नहीं। शायद मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको लागू तो किया, पर शायद पूरा होमवर्क एक तरीके से नहीं किया था कि किस तरीके से कंपनीज अफेक्टेड होंगी। एनीवे, तो सबसे पहली तो कंपनीज है अमेरिकन कंपनी जो H1B वीज़ा पर जो सभी तरह की टेक कंपनीज हैं, स्पेशली आईटी और या कोडिंग में या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, या अब AI एल्गोरिथम डिज़ाइन में जिस तरीके से भी इन्वॉल्व थे, अब उनको ये फ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी यदि वो नए हायर करते हैं। तो उनके काफ़ी थाउजेंड में जो है ना इन बड़ी बड़ी कंपनीज का हर एक साल में वो करते थे। लेकिन देखना यह होगा कि जब ये बाहर से हायर करते थे तो अमेरिका के टैलेंट को इनमें मौका नहीं मिलता था। ये एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, लेकिन ये कितना सही है और कितना सही नहीं है ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो आप आखिर तक बने रहिए। लेकिन देखिए, एक तो वहाँ की जो कंपनीज हैं वो अब H1B वीज़ा पर जो उनके शुरुआत के जो जॉब हैं, जो एक पेडेस्टल है स्टार्टिंग देयर करियर, न्यू करियर इन यूएस, तो अब उनकी वो सैलरी के साथ साथ में ये कंपनी हायर नहीं कर पाएंगी। लेकिन अभी इंडिया की काफ़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL है, many companies those are offering the services in USA what they were doing, वो भारतवर्ष के लोगों को कम सैलरी पर वो ले जा सकते थे H1B वीज़ा पर, और वो बहुत ही लार्ज नंबर में उनको वहाँ पर ले जा रहे थे। तो फिर आर्ग्यूमेंट आता है कि भारतवर्ष की क्या ये कंपनी वहाँ पर अपने लोगों को अब हायर कर पाएंगी, यूएस के अंदर शिफ्ट कर पाएंगी? शायद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी सैलरी में उनको हर एक जितने भी नए वाले जो हायर करेंगे उनको उसमें इजाफा करना पड़ेगा, उसको बढ़ाकर कम से कम 88 लाख से उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भार उन पर पड़ेगा, उनकी सर्विसेज पर पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कि जो भारतवर्ष की कंपनी है इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है
कि आजकल रिमोट से सारी चीज़ें हो जाती हैं, और यदि ये भारतवर्ष का टैलेंट भारतवर्ष में ही रहेगा और यदि वो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधाएं दे के भारतवर्ष में एम्प्लॉय करेंगे जितने भी भारत की टेक कंपनीज हैं, तो वो और बेहतर सर्विस दे सकती है, और सिर्फ यूएस में नहीं, वो ग्लोबली भी अच्छी सर्विस दे सकती है, उनका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप और शायद जो वहाँ की टेक कंपनीज हैं उनका सोचना है कि हम जो नए लोग थे जो H1B वीसा में यूएस के अंदर आ रहे थे, जो एक तरीके से कोडिंग का काम कर रहे थे, जो एक लोअर टाइप का जो है ना डिज़ाइन का काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन का काम कर रहे थे, या सर्विसेज का जो है ना एक तरीके से काम कर रहे थे, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में जो है AI एल्गोरिथम, चार्ट जीपीटी, जेमिनी और मैनी अदर टूल्स, ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना AI असिस्टेड टूल्स उनके अब ये कर सकते हैं। जो प्रॉम्प्ट है, एक तरीके से AI प्रॉम्प्ट जो है, उनके द्वारा ये सारे कार्य हो सकते हैं। और जो हाईटेक जो है, उनको जो ज़रूरत है कि AI में फोकस किया जाए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में फोकस किया जाए, और AI किस तरीके से हर एक इंडस्ट्री को फ्यूचर में ड्राइव करेगी। तो जो प्रोफेशनल हैं, हाईली एजुकेटेड, PhDs, MTechs, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अब उन्हीं को वो रिटेन करें, और बाकी वो अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स ऑलरेडी 15 से 18 हज़ार के करीब जो है ना वो भारतवर्ष के अलग अलग सिटीज़ में खुल रहे हैं। तो वहाँ पर उनको जो भारतवर्ष के लोगों को वहाँ पर ले जाकर सैलरी देनी पड़ती थी, अब वो कोशिश करेंगे कि उनको रिटेन यहाँ के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में करें, और उनका प्रयोग उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर करें, क्योंकि काफ़ी कंपनीज ऑलरेडी बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा और अलग अलग जगह पर ऑलरेडी कर रही हैं। क्योंकि चाहे एनवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या अल्फ़ाबेट हो, मेटा हो, इस तरीके से जो भी AI में इन्वॉल्व हैं यूएस की जो टॉप टेक कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी इंडियन डिज़ाइनर्स का यूज़ यहीं पर कर रही हैं भारतवर्ष में, और भारतवर्ष काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब सोचना पड़ेगा कि ये एक जो ट्रंप ने एक थोड़ा सा जो सेटबैक हम कह सकते हैं, कि जो नए लोग एक अमेरिकन ड्रीम को लेकर, हमारे जो टेक पीपल थे या हमारे डॉक्टर्स या और जो वो यूएस में जाते थे, अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भारतवर्ष में भारतवर्ष की कंपनीज के लिए यहीं से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भारतवर्ष को देखना है कि उनको एक अच्छी सैलरी देकर किस तरीके से रिटेन किया जा सकता है, उनकी फैमिलीज और उन सभी लोगों को जो IITs, NITs या और डिफरेंट कॉलेजेस से जो जाते थे H1B वीसा पे, अब उनको किस तरीके से रिटेन किया जाए और उस टैलेंट का जो है ना प्रयोग किया जा सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको रखा जा सके। सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग में जो वो अमेरिकन टेक कंपनीज में कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना उनके अंदर लाकर उनको अच्छी सैलरी देके, क्यों ना वो सेमीकंडक्टर जो है ना नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन 3 नैनोमीटर एंड 2 नैनोमीटर तक जो है ना वो भारतवर्ष में ही क्यों ना डिज़ाइन करें, भारतवर्ष के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, भारतवर्ष की स्पेस इंडस्ट्री के, इन सभी चीज़ों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी भारतवर्ष के लिए हो सकती है। तो ये मेरा मानना है। तो इससे बिल्कुल भी एक तरीके से जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं मानूंगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना भारतवर्ष के हाथ में है। भारतवर्ष ने ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 NRF नेशनल रिसर्च फंड में दिया है, 1 लाख रुपए R&D के लिए अलग रखा है, और जो 0.65% ऑफ GDP है वो पैसा ऑलरेडी R&D में है। तो काफ़ी पैसा R&D के क्षेत्र में भारतवर्ष में है। अब भारतवर्ष को जल्दी से ही जल्दी सोचना है। इवन टॉप नॉच जो हमारे टेकीज वहाँ पर
रुकेंगे, अब उनको भी अट्रैक्ट किया जाए। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 1000 भारतीय जो टॉप टेक कंपनीज में यूएस में काम कर रहे हैं उनको भारत इनवाइट करे, उनके पास इनविटेशन जाना चाहिए कि हम उनको उनका रिपेट्रिएशन या एक तरीके से जो है ना एक अलाउंस जो है ना उनको सेटल होने के लिए हम देंगे, वो $1 मिलियन उन सबको दें और अच्छी से अच्छी जो सैलरी पे उनको जो है ना यहाँ पे रिटेन किया जाए, उनके लिए अच्छी कॉलोनी और अच्छी सुविधाएं जो है ना उन सभी को दी जा सके, जिससे भारतवर्ष में इनोवेशन और रिसर्च इन सभी फील्ड्स में जो अब एआई में यूएस करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये फी बढ़ाई है, उसका फायदा भारतवर्ष में ही उठाए और अपने सारे टैलेंट को जो है ना अब जितनी भी प्रोडक्ट्स बने वो एआई को यूज करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए और क्वांटम टेक्नोलॉजी के एल्गोरिथम्स को यूज करने के लिए और क्वांटम कैसे एआई को ड्राइव करेगी, इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या जो हमारी नेचुरल जो साइंसेस हैं उनकी डिस्कवरीज करने के लिए। तो ये सारा एक बहुत बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी है भारतवर्ष के यूथ के सामने, हमारे टैलेंट के। मुझे बहुत ही ये भरोसा है अपने टैलेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका में वहाँ की प्रॉस्पेरिटी में जो एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वो उनका बहुत बड़ा योगदान है नो यूएस को। तो अब वो क्यों ना, क्योंकि चाइना इस तरह की स्कीम ऑलरेडी लेके आ चुका है, चाइना के स्टूडेंट ज़्यादातर वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को सीख कर अपने देश में वापस आए, उनको अच्छी सुविधाएं दी गई, उनको अच्छी सैलरी दी गई। और देखो अब चाइना ने किस तरीके से पिछले 20-25 साल में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोग्रेस करी है और अब यूएस से अहेड है और बल्कि नेक टू नेक जो है ना सभी फील्ड्स में चल रहा है। तो इसी तरीके से भारतवर्ष को भी अब ये अडॉप्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही टाइमली एनआरएफ को और रिसर्च आरएनडी को जो एक्स्ट्रा एडिशनल एलोकेशन की है। जितनी भी हमारे टेक्नोलॉजी मिशन है, चाहे वो एआई मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एसएमआई हो, इसी तरीके से और भी जो हमारे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उन सभी में जो है काफ़ी पैसा जो है ना वो भारतवर्ष अब दे रही है। और यहाँ पर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफेंस की, चाहे वो तेजस MK1, MK1 अल्फा, MK2, देन एम का, देन नेक्स्ट 6th जनरेशन डिजाइनिंग, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन डिजाइनिंग, स्पेस गगनयान, एंड देन sending establishing the space station and then further sending the manned mission to moon। ये सारी जो है ना बहुत ही संभावनाएं हैं। अभी अभी भारतवर्ष को सी नोड्यूल एक्सप्लोरेशन के लिए जो एक तरीके से ओशन में कार्य मिला है उनमें उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास में बहुत यूथ का टैलेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये मेरे ख्याल से ट्रम्प ने एक बहुत ही बड़ी हेल्प जो है ना वो भारतवर्ष की। तो हमें इसको एक तरीके से चैलेंज ना लेकर एक तरीके से ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। उन्होंने देखो कि जब कोविड के टाइम में किस तरीके से उन्होंने जो है ना भारतवर्ष को हैंडल किया, तो ये तो बहुत ही छोटी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि भारतवर्ष का यूथ जो है ना यहाँ पर रिटेन, लेकिन वो किसी दूसरे कंट्रीज में कनाडा, मैक्सिको, चाइना, सिंगापुर, ये सभी कंट्रीज जो है ना वो बाहें फैलाए बैठे हैं। वो अच्छी से अच्छी सैलरी पे इस भारत के यूथ को लेना चाहेंगे, पर भारतवर्ष मस्ट मेक एंश्योर, भारत मस्ट मेक immediately a sort of an panel or rather than commission that how to retain this youth, because this is going to be the most valuable to steer the future R&D projects in every sphere, every field of new tech, emerging technologies in India itself. And if India wants to become
a global hub and want to compete with China and USA neck to neck in each niche technologies, this is the time, this is the opportunities. The parents of all the students, those were heavily, those have invested into the studies of their sons, should not think that they are going to work only in USA. Don't think that now H1B visa, this fee withdrawal will be there. It won't be there. It may be extended even for renewal, and there may be even further restrictions and problem. For that, I cannot say at present anything, but at present, I would like to say that it's a very big opportunity in front of India to retain these talents, and these students should contribute for their nation, keeping the national interest before self. Take it from me that India is going to progress at least 13 to 40 times till 1947. It is your time. The per capita income is going to jump between 26 to 28,000 US dollars by the same time when we become a developed nation or Viksit nation. But before that, we need to become the self-reliant nation. और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी भारतवर्ष के पास में नहीं हो सकती कि हम जो हमारे लोग करीब करीब 60 से 65 हज़ार या 85 हज़ार, कभी कभी इवन 2 से 2.5 लाख तक भी जो गए हैं H1B वीसा पे, और देखिए कितनी फ़ी जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में कॉलेजेस में जाती थी वो, तो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में भी अब जो है ना वो भारतवर्ष की गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, आईएससी में, सभी जगह जो है ना इन सीटों को बढ़ाया जाए और वहाँ पर जो है ना R&D में जो है ना उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाए कि वो अच्छे लोगों को हायर किया जा सके। तो कैसे इस टैलेंट को रिटेन किया जा सकता है, कैसे 1000 जो हैं वो सुपर टेक हमारे जो ब्रिलियंट माइंड वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको कब कैसे वापस भारतवर्ष लाया जा सकता है, इसके बारे में बहुत ही गंभीर सोच भारतवर्ष को करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से यदि मैं कर रहा हूँ और मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रोएक्टिवली कर रही होगी, कंसर्न मिनिस्ट्री कर रही होंगी, और इसमें हमें हर तरह की सहायता, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पे स्ट्रक्चर अभी एग्जिस्टिंग है वो ही प्राइवेट कंपनीज उनको सैलरी दें जो है। मैं कहना चाहूँगा कि मुकेश अंबानी के लिए भी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो जितना पैसा अपना डेटा सेंटर में लगा रहे हैं, या टाटा डिफेंस सिस्टम जो है ना वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ रहा है, या जितनी भी HCL जो नोएडा के अंदर, इवन मैं तो कहूँगा कि यूपी योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये बहुत ही बड़ी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो कम से कम यूपी के जो H1B वीसा में वहाँ पर जा रहे थे उनको रिटेन करे, और HCL को कहे कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में के साथ साथ जो है ना वो AI के फर्दर डिज़ाइन में, और यहाँ की जितनी भी IITs यूपी के अंदर हैं उनमें उनको रिटेन करके करे। यदि आपने इस तरीके से यूथ को यूपी में रिटेन किया तो टेक इट फ्रॉम मी कि 1 ट्रिलियन GDP का जो एक तरीके से ड्रीम है वो यूपी का, वो जल्दी से जल्दी यदि आपने ये रिटेन कर लिया 2025 में नवंबर दिसंबर तक जो स्टूडेंट जाने वाले थे और उनको शुरू कर दिया इस तरीके से, HCL ने अपनी कैपेसिटी को डबल या ट्रिपल कर दिया, तो ये ड्रीम यूपी का बहुत ही जल्दी 2 से 3 साल में जो है ना 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और इसी तरीके से इसका प्रभाव जो है, जब हमारा इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना उसके इंडेक्स में ही नहीं, जब हमारे IP भारतवर्ष में ही होंगे, वो सारा काम भी यहाँ करेंगे, अपनी कंपनीज के लिए काम करेंगे। वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस टैलेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड because there are many startups, what they want they do, and because behind the startup the venture capitals, they are the venture rather than vulture capital funds also. They give very less to the startup, they increase their equity, and then they exploit them to
फ्लरिश देमसेल्स और अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे एक्सपर्ट्स को रखना पड़ेगा जो इस रिटेन को किस तरीके से, इस टैलेंट को किस तरीके से रिटेन करें और सुपर टैलेंट को किस तरीके से यूएसए से भारतवर्ष में लाएं, उनको कैसे वो ही सुविधाएं दी जा सके जिससे उनका यूएस ड्रीम जो है ना वो इंडियन ड्रीम में कन्वर्ट हो, सेल्फ रिलायंस में कन्वर्ट हो, नेशन बिफोर सेल्फ में कन्वर्ट हो। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज होगा और मेरे ख्याल से मेरी इस रिकमेंडेशंस को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे और उसको जल्दी से जल्दी इन पॉलिसीज को लागू करेंगे, पूरे इस पे 100% फोकस करते हुए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आए हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी बार मैं आऊँगा कि और जो ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताए हैं वो मैं अगली वीडियो में टेकअप करूँगा। धन्यवाद।